चलिए, हम लोगों ने कल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा किया था। डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर लेवी होता है, इम्पैक्ट भी उसके ऊपर ही आना चाहिए, तब डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ। डायरेक्ट टैक्स इज स्पेसिफिकली अ चार्ज जिसका डिजाइन किया गया है टू कार्व डाउन द डिस्पोजेबल इनकम। जितना ही टैक्स ज्यादा होगा आपके पास, इनकम कम हो जाएगा। बिकॉज आप इनकम कर रहे हैं 100 रुपए, अगर 20 रुपए टैक्स दे देंगे तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम 80 रुपीज। वही टैक्स रेट में रख के मैं अगर 70 कर देता, 30 कर देता, तो डिस्पोजेबल अमाउंट हो जाएगा आपके लिए क्या, 70। मतलब डिस्पोजेबल इनकम को अगर कम करना है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाता है। सिमिलर वे में इनडायरेक्ट टैक्स ठीक उसका ऑपोजिट है। इम्पैक्ट एंड लेवी टू अलग पर्सन। लेवी किया गया है जिसके ऊपर, और इम्पैक्ट जिसके ऊपर आएगा, दो अलग अलग इंसान है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, मोर और लेस। जो कंज्यूम करेगा उसको बियर करना पड़ेगा, वॉट एवर मे बी हिज इनकम। सो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जन्म ही हुआ है टू कर्व डाउन द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को अगर घटाना है तो ऑन दैट बेसिस, अगर एक्सपेंडिचर के ऊपर बात नहीं करना है तो दूसरा बेसिस। तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। जितना तक मेरे दिमाग में है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बाद एक वर्ड मैंने मिस किया है, वो मुझे बोलना चाहिए। दैट इज डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था, मैंने दिया था प्रोफेशनल टैक्स एंड इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एरिया है जीएसटी, कस्टम्स। बेटा, आप लोग बहुत जगह देखेंगे, एक जगह आता है वर्ड कस्टम्स ड्यूटी, एक जगह आएगा टैक्स। क्या सर सेम मीनिंग है? क्या ये सेम मीनिंग है? साउंड बंद रखिए। ये कौन है? शबाना रहमान। तौसिफ जमाल। चलिए, मैं बात प्रबंध कर देता हूँ। इसका मांस तो नहीं यार, मांस के लिए तेरे काका ने मांस को रखे है ना, फ्लावर वाली पुट्टी सब वही ए मोबाइल मम्मा का तो वाले ने ले लिया। चलिए, इस दौरान दो चीज मैं आप लोगों को साथ चर्चा में करूंगा। किसको बोला जाता है ड्यूटी और किसको बोला जाता है टैक्स। याद रखना, अगर टैक्सिंग मैटर अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मतलब अगर रेवेन्यू रिलेटेड कोई आइटम है जिसके ऊपर टैक्स इंपोज करते हो, तो वो हो जाता है आपके लिए टैक्स। लेकिन अदर देन रेवेन्यू के ऊपर आप अगर टैक्स इंपोज करते हो कुछ घटना के ऊपर, तो हो जाता है ड्यूटी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी आता है बिकॉज ये टैक्स होता है, टैक्सेबल इवेंट होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब हो सकता है आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए हो जाएगा वो ड्यूटी। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स लगाते हैं, वो चाहे आपका सैलरी हो, आपका चाहे बिजनेस इनकम हो, व्हाटएवर, तब वो हो जाता है टैक्स, वो हो जाता है जीएसटी। याद रहेगा टैक्स और ड्यूटी के डिफरेंस क्या है। when we impose charge on transaction, that will be termed as suffix as tax. When we charge on other than transaction, any other event, then it is called duty.
इससे पहले भी और एक वर्ड था, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर होता है? प्रोडक्शन के ऊपर। आप सेल कर रहे हैं और नहीं कर रहे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपने प्रोडक्शन किया, यस प्रोडक्शन किया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ऑलवेज दिमाग में रखिएगा व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट, मतलब कौन सा घटना आपका टैक्स का लायबिलिटी का जन्म देता है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कस्टम्स के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्साइज ड्यूटी के लिए ऑन प्रोडक्शन। तो इसलिए दोनों का नाम था ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। लेकिन जब ही ये टैक्स ट्रांजैक्शन के ऊपर आता है देन ऑटोमेटिकली ये नाम हो जाता है दूसरा, दैट इज आपके लिए हो जाएगा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो टैक्स, जैसे जीएसटी, जैसे इनकम टैक्स, गुड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब क्लियर। नाउ आज का क्लास में शुरू करूंगा कस्टम ड्यूटी से। तो चलिए, कस्टम ड्यूटी हमको सीखने के लिए 3 लेजिस्लेचर का आवश्यकता पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर एज पर सिलेबस इज कंसर्न बहुत ही छोटा है, लेकिन आप चाहे तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल में आप लोग जब जाएंगे, सीए कॉस्ट पढ़ेंगे, तब इस कस्टम्स के ऊपर ही 50 मार्क्स है, आपको वैल्यूएशन, इंटरेस्ट सब कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कस्टम ड्यूटी इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 3 लेजिस्लेचर, मतलब कस्टम ड्यूटी इंपोज करने के लिए आपको 3 चीज जानने की जरूरत पड़ता है, अदर देन रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस। That is, one is Customs Act 1962, Custom Tariff Act, स्पेलिंग देखिए टैरिफ का, TARIFF। टैरिफ का मतलब है, हिंदी में बोला जाता है शुल्क, मतलब कितना कर आपको देना पड़ेगा, शुल्क कितना देना पड़ेगा। शुल्क का रेट कस्टम टैरिफ एक्ट में मेंशन किया जाता है, इसका नाम है कस्टम टैरिफ एक्ट। वहां पर अगर खोल के देखेंगे, देखिएगा बहुत सारा आइटम का नाम है, मतलब इतना मोटा बुक होगा, बहुत सारा नाम है, वहां पर सिर्फ रेट मेंशन किया गया है, किसका क्या रेट। बेसिकली बेसिक कस्टम ड्यूटी सबका ही मोर और लेस 20% है मेजर, लेकिन किसी किसी गुड्स का मैक्सिमम 40% तक है। नेक्स्ट कस्टम टैरिफ एक्ट बोल दिया, उसके बाद रूल्स बहुत सारे, वैल्यूएशन रूल्स, ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स एक्सेट्रा। जैसे हम लोगों ने इनकम टैक्स रूल के बारे में बोला था ना, सेम वे में यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम अलाउबल है। तो 3 लेजिस्लेचर मुझे जानना है, कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स टैरिफ एक्ट एंड रूल्स कस्टम करने के लिए। तो सिलेबस में क्या सब है? ना, एकदम छोटा पोर्शन है। तो कस्टम शुरू करने से पहले मुझे कुछ वर्ड का मतलब मुझे आपको जानना जरूरी है। उसमें नंबर 1 होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, इंपोर्ट मीन ब्रिंग of goods in India from a place outside India, मतलब बाहर से इंडिया में लाना। इंडिया मतलब मैंने आपको समझा दिया था, टेरिटोरियल वाटर। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग आउट गुड्स, टेकिंग गुड्स out of India to a place outside India, taking out goods, taking out लेके जाना, taking out means goods from India to a place outside India। इंपोर्ट का मतलब बाहर से इंडिया में लाना, इंडिया मतलब टेरिटोरियल वाटर इंक्लूड करता है, और एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से बाहर लेके जाना। ये आपने बार बार गुड्स बोल रहे, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब गुड्स ही होता है, सर्विस नहीं होता है। गुड्स, द टर्म गुड्स इंक्लूड्स का मतलब है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका बाहर कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं लिखता गुड मीन्स, उसका मतलब है रेस्ट्रिक्टेड टू दैट आइटम। मैंने बोल दिया गुड्स इंक्लूड्स, उसके भीतर ये आ सकता है, क्या क्या? वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, मतलब जो शिप आ रहा है, जो एयरक्राफ्ट आ रहा है, जो व्हीकल्स आ रहा है,
वो भी गुड्स बोला जाएगा। स्टोर्स, उसके भीतर जो पेट्रोल रहता है, उसके भीतर जो पर्स रहता है, उसके भीतर जो खाने का सामान रहता है, ये सब भी स्टोर्स, उसको बोला जाता है स्टोर्स। ये स्टोर्स भी आपका क्या है, गुड्स के तरह माना जाएगा। बैगेज मतलब लगेज। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब आप बाहर से अगर कोई पैसा अपना पॉकेट से ला रहे हैं वो भी आएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई इंटरनेशनल चेक है वो भी इसको में कवर होता है। एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एनी अदर प्रॉपर्टी जो मूव कर सकता है वो आपका क्या है, गुड्स के कैटेगरी में आएगा। तो गुड्स के कैटेगरी में 5 आइटम आएगा। 1 इज वेसल, नंबर 2 इज stores, number 3 is baggage, number 4 is currency and negotiable instrument, and number 5 is any other kind of movable property जो प्रॉपर्टी मूव कर सकता है। सबको गुड्स का कैटेगरी में ढांचा में ढाला गया है। तो ये हो गया आपका इंपोर्ट का डेफिनेशन, एक्सपोर्ट का डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन। आई रिपीट, इंपोर्ट का मतलब है कुछ चीज इंडिया में लाना बाहर से। इंडिया का मतलब इंडिया का टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करना ही मतलब इंडिया। सिमिलरली एक्सपोर्ट मींस ठीक उल्टा, इंडिया से अगर बाहर लेके जा रहे हो दैट इज कॉल एक्सपोर्ट। गुड्स मींस क्या है, गुड्स इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स। क्या क्या बोला, 3 वर्ड, वेसल, एयरक्राफ्ट, vehicles, stores, baggage, currency, negotiable instruments and any other kind of movable property। मैंने आप लोगों को एक चीज सिखा दिया, जे इस डेफिनेशन के भीतर इंक्लूड्स रहेगा। इसका मतलब है इट इज अ, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है। उड़ जा रहे ना, क्लास तो चल रहा है। क्लास का बात नहीं है, कितना चल रहा है, सावन हमको सोने दे। बंद रखो। तो सोइए ना। नेक्स्ट, बंद रखिए प्लीज। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज इंडिया। मतलब इंडिया का तो डेफिनेशन आपको पता ही है, लैंड मास एयर, ये डेफिनेशन ऑफ इंडिया है। इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्या है, इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया मींस एन एरिया which extended to the 12 nautical miles, 12 nautical miles into the sea, मतलब सी में, समुंदर में, फ्रॉम अ बेसलाइन। इंडिया का जो बेसलाइन होता है, मैप का जो बेसलाइन होता है, उस बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल क्या जाएगा, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर माना जाता है। वो भी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडिया includes Indian territorial water। Now territorial water का definition मैंने दिया है। What is Indian customs water? Indian customs water means an area which extended up to 12 nautical miles from the baseline. By the way, इन दौरान मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंडियन टेरिटोरियल वाटर ही इंडिया के डेफिनेशन में आता है। इंडियन कस्टम्स वाटर इज नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो मुझे टेरिटोरियल वाटर का क्रॉस किया है और नहीं किया है वो देखना पड़ेगा। इंडियन कस्टम वाटर क्या है, जहां पर कस्टम्स ऑफिसर्स, कस्टम्स का शिप खड़ा रहता है इंडिया का। इंडियन कस्टम्स वाटर मींस एन एरिया which extended up to 12 nautical miles from the baseline। बेसलाइन से 24 नॉटिकल माइल आप जाएंगे तो वो क्या है, इंडियन कस्टम्स वाटर। तो इंडियन कस्टम्स वाटर का 2 पार्ट होता है, एक इंडियन टेरिटोरियल वाटर और दूसरा कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर का और भी 12 नॉटिकल माइल, मतलब पहला बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर। उस 12 नॉटिकल माइल से फिर से 12 नॉटिकल माइल होता है क्या, कॉन्टिग्यूअस जोन। मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा दे सकता हूं।
12 nautical miles. 12 nautical miles. 174 nautical miles. Baseline of India. ट्वेल्व नॉटिकल माइल को बोला जाता है इंडियन टेरिटोरियल रियल वाटर। कॉन्टिग्यूअस जोन। ये दोनों को एक साथ बोला जाता है इंडियन कस्टम्स वाटर। ये पूरा को एक साथ बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये क्या है? बेसलाइन ऑफ इंडिया। ओके, दैट इज द बेसलाइन ऑफ इंडिया। जहां से 12 नॉटिकल माइल होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, वहां से 12 नॉटिकल माइल होता है कॉन्टिग्यूअस जोन। टोटल 24 किलोमीटर आपका क्या होता है? इंडियन कस्टम ऑफ वाटर हो गया 24 नॉटिकल माइल एंड ये पर्सनली वही है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, तो दैट इज, मैंने पिक्चर आपका इंडिया का बेसलाइन का पिक्चर दे दिया है। उस बेसलाइन का पिक्चर से 12 नॉटिकल माइल अगर जाएंगे, बोथ साइड में ही इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, वहां से 12 नॉटिकल माइल जाएंगे तो कॉन्टिग्यूअस जोन है, दोनों को मिला के बोलता है इंडियन कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद 174 नॉटिकल माइल वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया है। इंडिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक फिशिंग एक्टिविटी, रिसर्च एक्टिविटी, ये सब आराम से कर सकता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद भी एक पोर्शन आता है, मैंने काट दिया था। ये पोर्शन को बोला जाता है इसका नाम होता है हाई सी। ओके, इसका नाम हो जाता है हाई सी। नाउ ये तीन डेफिनेशन के ऊपर बेस करके मैं बेसिस ऑफ चार्ज एनी आइटम का बा टैक्स का जो बेसिस है वो डिस्कस करूंगा। बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट
क्या बोला है? कस्टम ड्यूटी शैल बी चार्ज लेविड, शैल बी लेविड, लेविड मतलब imposed on goods, गुड्स का डेफिनेशन मैंने दे दिया है क्या? नॉट सर्विस, मतलब सिर्फ गुड्स को बोला गया है, सर्विस के ऊपर नहीं। इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 nautical miles at a rate specified, at a rate specified in the customs tariff act। कहां पर रेट स्पेसिफाइड है? इंडियन टेरिफ एक्ट, कस्टम्स टेरिफ एक्ट में। फर्स्ट तो ये है बेसिस ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज? बोलेंगे कस्टम ड्यूटी विल बी इम्पोज्ड, किसके ऊपर? देखिए ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं, इसलिए इसका नाम ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी, बिकॉज इट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन द रेवेन्यू, रादर इट इज इम्पोज्ड ऑन किसके ऊपर? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, किसका? गुड्स का, at a rate specified in the customs tariff act। I am repeating, custom duty shall be imposed, वो impose होगा on goods not services। ब्रैकेट का वर्ड आप लोगों को नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को सिखाता हूं, बार बार मैंने बोला है। कस्टम्स ड्यूटी शैल बी लेविड, मतलब वो इम्पोज होता है ऑन गुड्स नॉट ऑन द सर्विसेज, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। गुड्स अगर इंपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर लगेगा एट अ रेट स्पेसिफाइड इन द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में जो रेट स्पेसिफाई हुआ है उसके बेसिस पे, उसी रेट में होगा, उसका होगा। होगा बोला है, कब लायबिलिटी क्रिएट होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सेबल इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब इंडिया को क्रॉस कर रहा है वो तो लायबल हो गया, लेकिन कब लायबिलिटी अराइज करता है? लायबल होना और लायबिलिटी अराइज करना में डिफरेंस है। जैसे ही वो इंडिया का शिप इंडिया को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये गुड्स है, इंडिया का क्रॉस कर रहा करने का मतलब है इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंपोज होना चाहिए। कब देना चाहिए? टैक्सेबल इवेंट, दैट इज द इवेंट फॉर विच टैक्स लायबिलिटी अराइज। कब टैक्स लायबिलिटी अराइज करेगा? इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट बोल रहा है, डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम्स बैरियर एंड द बिल ऑफ एंट्री, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एंट्री, इट इज अ डॉक्यूमेंट। जब आपका कस्टम बैरियर क्रॉस करेगा एंड आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट करेंगे, उसी से बेसिस में ही आपका क्या होगा? टैक्स का लायबिलिटी अराइज करेगा। उससे पहले इंडिया में घुसने का मतलब नहीं है टैक्स लायबिलिटी अराइज कर रहा है। ये टैक्स लायबिलिटी तभी अराइज करेगा अगर बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस में आप किसी गुड्स को कस्टम से बाहर लाते हैं। बिल आप लोग एक बचपन से तो आए हैं, बोलिए तो सर आप लोगों का पर्सनल कोई जान पहचान होगा, मेरा तो कोई जान पहचान नहीं है। कैन आई एंटर इनटू द कस्टम्स एरिया? नो, नेवर सर। आप लोगों का जान पहचान है, वो अगर हाथ पकड़ के ले जाता है, ले जा सकते हैं तो जाते हैं, लेकिन 99% केस में हम लोग एंट्री नहीं दे सकते। मतलब आपको वहां से माल बाहर लाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। नाम देखिए, बिल मतलब स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। कहां पर एंट्री करना? होम। होम मतलब आपको नॉर्मल कंजम्पशन के लिए लाने के लिए आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना है कस्टम अथॉरिटी के पास, उसी का ही नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। उस बिल ऑफ एंट्री के बेसिस में सिर्फ फाइल करना नहीं है, जो टैक्स ड्यूटी होता है, सॉरी जो ड्यूटी होता है, वो ड्यूटी भी आपको पेमेंट करना है बाकायदा, नहीं तो यू कैन नॉट क्लियर द गुड्स फ्रॉम द कस्टम बैरियर फॉर योर होम कंजम्पशन। तो आपको ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है
और इस बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का बेसिस में के लिए ही आप क्या करेंगे, आपका गुड्स होम कंजम्पशन के लिए कस्टम बैरियर से बाहर आएगा। नाउ सवाल है लायबिलिटी कब अराइज करेगा, जिस टाइम आप गुड्स बाहर ला रहे हैं एंड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, तभी टैक्सेबल लायबिलिटी इवेंट जिसके लिए लायबिलिटी अराइज करता है। पेमेंट कब करता है मैंने नहीं बोला है, लायबिलिटी अराइज करता है अगर आप कस्टम बैरियर्स में आप वो गुड्स को कस्टम बैरियर से बाहर लाते हैं बाय सबमिटिंग बिल ऑफ एंट्री। से बिल ऑफ एंट्री सबमिट करके अगर गुड्स को आप बाहर लाते हैं तो आपका क्या हुआ, तब आपका टैक्सेबल इवेंट अराइज करता है। टैक्सेबल इवेंट मतलब इवेंट, घटना जिसके लिए टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है। तो सिमिलरली टैक्सेबल इवेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, when a proper officer grant an order for permitting clearance, आपको गुड्स क्लियर करके, मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से गुड्स बाहर लेके जा रहे हैं, जब प्रॉपर ऑफिसर मतलब कस्टम ऑफिसर आपको परमिट करता है, आपने तो कस्टम में उसको एंट्री आउटवर्ड फाइल करना है, जैसे लाने के लिए एंट्री इनवर्ड देते हैं, सिमिलरली आपको लाने के लिए, बाहर जाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए एंट्री आउटवर्ड फाइल करना है। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री आउटवर्ड वो क्या करेगा, कस्टम ऑफिसर आपको परमिशन देगा। जैसे ही परमिट करता है आपका टैक्स लायबिलिटी अराइज कर गया। टैक्स परमिट क्या करता है, आप गुड्स बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ही गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, करने का परमिशन मिल गया, मतलब आपका लायबिलिटी अराइज करता है टैक्सेबल इवेंट। आपको एक जानकारी दे देते हैं। क्या जानकारी सर? आपको जान के अच्छा लगेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं, ड्यूटी नहीं लगता है, सिर्फ लेदर स्किन उसके ऊपर लगता है। दूसरा, इंपोर्ट के ऊपर इंडिया में ड्यूटी लगता है, एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी नहीं लगता है। तो आई एम रिपीटिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है मेरा ड्यूटी का लायबिलिटी अराइज कर गया। एक शिप आ रहा है इंडिया में, इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करके आपका मुंबई पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट में आया है, बोलिए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है? यस है, इंपोर्ट है, यस आई एग्री इंपोर्ट है। क्या टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है? नो सर, ये शिप को कलकत्ता में लाने के लिए तो कोई बिल फाइल नहीं किया, तो क्या ये टैक्स लायबिलिटी अराइज करेगा? नो। दूसरा एग्जांपल, एक शिप आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से मुंद्रा बंदर में, तो चेन्नई हार्बर में विशाखापत्तनम में, मान लीजिए, चलिए ऑस्ट्रेलिया से विशाखापत्तनम पोर्ट में आ रहा है, वहां से वो जाएगा दैट इज ओडिशा पोर्ट और वेस्ट बंगाल पोर्ट। तो मुझे ये समझाइए, बांग्लादेश में जाएगा। मुझे बोलिए, ऑस्ट्रेलिया का उस शिप में बहुत सारा गुड्स है, जिसमें 4 कार्गो, 4 बड़ा बड़ा ट्रेकर तमिलनाडु पोर्ट में ड्रॉप होगा और बाकी 10 कार्गो बांग्लादेश में ड्रॉप होगा। मुझे बोलिए इंपोर्ट क्या है एंड ड्यूटी कहां तक अराइज करेगा, समझाइए। एक्सक्यूज मी, मैं बताता हूं सर। पूरा 10 ट्रक जो कार्गो का शिप आया था ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु, वहां विशाखापत्तनम पोर्ट में जब एक बड़ा कार्गो शिप आया था, पूरा ही इंपोर्ट था इंक्लूडिंग शिप भी, लेकिन ड्यूटी लायबिलिटी अराइज करेगा ओनली फॉर 4 कार्गोस। व्हाई? बिकॉज आप पूरा शिप को क्लियर नहीं करा रहे हैं, आप सिर्फ 4 कार्गो को होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री सबमिट किए हैं। तो बिल ऑफ एंट्री अगर 4 कार्गो के लिए किया है तो आपका टैक्सेबल इवेंट मतलब इवेंट फॉर विच टैक्स लायबिलिटी विल अराइज ओनली फॉर 4 कार्गो, नॉट फॉर द एंटायर कार्गो, एंटायर शिप, एंटायर बैगेज, एंटायर स्टोर्स, सबके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज करेगा ही नहीं। जितना टैक्स, हाँ है पूरा ही इंपोर्ट, लेकिन जो होम कंजम्पशन के लिए आप इंडिया में ला रहे हैं, जिसके लिए आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं,
किए हैं उसे उसी के हिसाब से आपका क्या माना जाएगा, टैक्स लायबिलिटी अराइज करेगा। नाउ कौन सा रेट में टैक्स ड्यूटी लगेगा? देखिए बहुत सारा रेट मैंने दिया है बिकॉज ए क्वेश्चन भी है। अभी तक में हम लोग 4 ही बात करेंगे, जब टाइम आएगा बाकी का बात करेंगे। दैट इज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, जिसका नाम है BCD, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। द बेसिक कस्टम्स ड्यूटी क्या है? द रेट ऑफ ड्यूटी विच इज चार्ज ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर ये होता है ऑन असेसेबल वैल्यू। जो असेसेबल वैल्यू है उसके ऊपर ये चार्ज होता है मोस्टली 20%। देन सोशल वेलफेयर एंड सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज का मतलब है पहले एजुकेशन सेस था 4%, उसको डिलीट कर दिया, उसके जगह 2018 से ये लागू हुआ है, उसके जगह आ गया है 10%। क्या है? 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दैट इज 10% इंपोज होता है। किसके ऊपर होगा? दैट इज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर ही ये लागू होगा सर। देन IGST लगेगा। IGST मतलब ऑल इंपोर्ट इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है, मैं पढ़ाऊंगा कभी नेक्स्ट सब्जेक्ट में, दैट इज GST। GST में 2 प्रकार का सप्लाई होता है, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के भीतर अगर सप्लाई होता है तो 2 टैक्स इंपोज होता है, CGST एंड SGST। आई रिपीट, CGST एंड SGST इंपोज होता है। लेकिन वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है तो IGST लगेगा। IGST और एक भी जगह लगता है जिसको बोला जाता है इंपोर्ट के लिए, उसको भी माना जाता है डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट बाहर स्टेट से अगर माल आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। चलिए, तो ऑल इंपोर्ट इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, हेंस it is under the purview of IGST, integrated goods and service tax इसके ऊपर लगेगा। it is calculated on assessable value, assessable value के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, प्लस एंड नहीं प्लस करो, तुम लोगों को समझने में अच्छा रहेगा, प्लस कस्टम ड्यूटी, मतलब ऑन assessable value and customs duty liability to calculate the landed cost. Okay. GST कंपेंसेशन सेस, आप ये भी GST के दायरे में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। कुछ गुड्स के ऊपर, जिसको लग्जरी आइटम बोला जाता है, सिन गुड्स बोला जाता है, कुछ गुड्स के ऊपर आपके लिए क्या करेगा? कुछ गुड्स के ऊपर आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, जिसको बोला है सिन टैक्स, मतलब कंपेंसेशन सेस। तो ये कंपेंसेशन सेस को सिन गुड्स के ऊपर बोला जाता है CGST कंपेंसेशन सेस। नाम देखिए, CGST सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स कंपेंसेशन सेस। पान मसाला, टोबैको, इसके ऊपर ये लगता है। डन। बाकी का चर्चा मैं नहीं करूंगा बिकॉज बाकी का चर्चा जब टाइम आएंगे तब करेंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल, assessable value of goods is
assessable value of goods imported from USA is rupees 51 lakh. BCD, basic customs duty, 20%. IGST, 18%. Compute landed cost. क्या करने के लिए बोला है? लैंडेड कॉस्ट. सॉल्यूशन आते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ landed cost of goods imported from USA. Rupees calculation particulars. चलिए, particulars calculation rupees क्या है? Accessible value क्या है? Accessible value 1 lakh. The basic customs duty कितना परसेंटेज? 20% ऑन 1 लाख. कितना होगा बेटा? 20,000. एड, मैंने एजुकेशन सेस का रिप्लेसमेंट क्या बोला है? सोशल वेलफेयर सरचार्ज. तो सेस किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? टोटल के ऊपर, ना टैक्स बा ड्यूटी के ऊपर, टैक्स के ऊपर. सिमिलरली सोशल वेलफेयर चीज भी किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? ड्यूटी के ऊपर. सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना परसेंट? वो कभी भी नहीं बोला जाएगा. ऑलवेज सेस कहीं पर बोला रहता है? नहीं. तो ये भी नहीं बोला रहेगा. ऑन किसके ऊपर? 20,000. मतलब 10% ऑन बीसीडी, ये ड्यूटी के ऊपर ही होता है. कितना? 2000. ओके. टोटल वैल्यू बिफोर जीएसटी कितना? 1,22,000. एड, क्यों जीएसटी लगेगा? बिकॉज मैं इंपोर्ट को मानता हूं इंटर स्टेट सप्लाई. आई एम रिपीटिंग, मैं इंपोर्ट को मानता हूं इंटर स्टेट सप्लाई. अगर मैं इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई मानता हूं तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. आईजीएसटी कितना परसेंटेज बोल दिया गया है? 18%. 18% ऑन किसके ऊपर? ऑन टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स होगा. मतलब एसेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम्स लायबिलिटी. ये आपका कस्टम्स लायबिलिटी था, तो दैट इज 1,22,000. समझ में आया? टोटल वैल्यू के ऊपर मैं करूंगा 18% ऑन 1,22,000. सो कितना आएगा?
1,22,000 into 18%. How much? 21,960. और एक भी आता है ऐड, कॉम्पेंसेशन। अच्छा, यहां पर तो कॉम्पेंसेशन सेस बोल के कुछ नहीं है, तो दैट इज हो जाएगा आपका क्या, लैंडेड कॉस्ट। कितना? 1,43,960। देखो बाहर से तो लाए थे 1 लाख, अल्टीमेटली इंडिया में इसका खर्चा कितना हो गया, 1,43,960। मतलब इतना अमाउंट का आपको टैक्स ही सिर्फ देना पड़ेगा। दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटीज और सोशल वेलफेयर चार्ज। कस्टम ड्यूटी लगेगा तो 100% सोशल वेलफेयर चार्ज लगेगा, और आईजीएसटी, मतलब ये 3 कंपोनेंट याद रखना, कंफर्म लगेगा ही। नाउ अगर सीन गुड से, तब थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट होगा। सेम एग्जांपल को मैं मान लेता हूं, एग्जांपल 2। $2 lakh, 18% and CGST compensation. Compensation cess 25%. Compute the landed cost. कितना होगा? Same 2 lakh, 20% on 2 lakh, that is 40,000. Same चीज 40,000, 4,000, IGST 1 lakh, ये फिगर क्या हो जाएगा, 2,44,000, 18% on 2,44,000. CGST compensation, add CGST compensation cess, ये सीन गुड्स और लग्जरी गुड्स के ऊपर ही लगता है और बाकी किसी में नहीं। सीन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स के ऊपर ही लगता है। ये भी जीएसटी है तो नेचुरली 20% ना, ये 40% लगता है। 40% ऑन किसके ऊपर, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,44,000, मतलब किसके ऊपर मैंने बोला था, लिखो वर्ड, असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम्स ड्यूटी लायबिलिटी। कितना आता है, 2,44,000 into 18%, 43,920, 43,920। रादर ये 24% होना चाहिए, रादर लग्जरी गुड्स, चलो 24% कर देता हूं, लग्जरी गुड्स के लिए 24% ही है। तो क्या होगा, 2,44,000 into 24%, 58,560, 58,560, 2,44,000 into 40%, 97,600, 2,44,000 into 4,160। एक चीज देखो, बाहर से खरीदा है 2 लाख में, इंडिया में जब आ गया इसका कॉस्ट क्या हो गया, 4,160। क्लियर? तो मैंने आप लोगों के सामने कैसे
टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो मैंने दिखा दिया, लैंडेड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया, ड्यूटी लायबिलिटी मतलब आपको होम क्लियरेंस के टाइम आपको टोटल ड्यूटी लायबिलिटी कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या आप कस्टम ऑफिसर को 1,43,600 960 देंगे? नॉट एट ऑल सर। इंसर्ट ड्यूटी लायबिलिटी क्या है, यहां पर है 20,000, यहां पर है 2,000, यहां पर है 21,960। मतलब आपको पोर्ट में कितना क्लियर करेगा बिल ऑफ एंट्री जब आप सबमिट करेंगे? 43,960 आपको क्लियर करके लाना पड़ेगा। सिमिलरली सर यहां पर क्या होगा? क्या होगा? ड्यूटी लायबिलिटी यहां पर 40,000, यहां पर 4,000, मतलब ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। ये 2 लाख रुपया आपने तो वेंडर को दिया था, ये होगा 58,560, ये 97,600, टोटल आएगा 2,01,60। मतलब क्लियरेंस करने से पहले 2,01,60 रुपए आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ड्यूटी प्लस टैक्स लायबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्स। क्यों सर? बिकॉज 2 पार्ट है, तो सिर्फ ड्यूटी है, जीएसटी नहीं है, वो तो ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो ये था आपका कॉन्सेप्शन। कल का क्लास वेरी वाइटल है बिकॉज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये कैसे आता है, असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो आज का क्लास में नहीं बेटा, वो कल का क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए डन। बोलिए, यहां तक कोई डाउट?